नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, ये एक ऐसी डिबेट है जो आजाद भारत में सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक और नेताओं के बयानों से लेकर पब्लिक डिस्कशन तक हर जगह हमें देखने को मिलती है। लेकिन आखिर इस डिस्कशन का बेसिस है क्या? इसका बेसिस है हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स की इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल के लिए किसी भी स्टेट की इकोनॉमी का डेवलपमेंट मेजर करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का यूज करते हैं। और साउथ के सिर्फ 5 स्टेट्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला पूरे भारत की जीडीपी का अकेले 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें अगर गुजरात और महाराष्ट्र को मिला लें तो ये कंट्रीब्यूशन 51% तक पहुंच जाता है। और इसी के कंपैरिजन में हमारे नॉर्थ के स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, दिल्ली 9.6% और सेंट्रल स्टेट्स यूपी और मध्य प्रदेश 15.6% एंड ईस्टर्न स्टेट्स बिहार, झारखंड, ओडिशा 12.7% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जब देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन खाली नॉर्थ में रहती है और जीडीपी ही नहीं पर कैपिटा इनकम में भी साउथ के स्टेट्स नॉर्थ के स्टेट्स से ज्यादा आगे हैं। जैसे कि तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम हमारे नेशनल एवरेज से लगभग दुगनी है और कर्नाटक की लगभग 1.8 टाइम्स ज्यादा है और तमिलनाडु की 1.7 टाइम्स और वहीं केरला की 1.5 टाइम्स ज्यादा है। और वहीं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम हमारे नेशनल एवरेज से कम ही है। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम का पुश ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स देते हैं। इसी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या एक्सपोर्ट्स, आईटी इंडस्ट्री हो या एम्प्लॉयमेंट, साउथ इंडियन स्टेट्स हमेशा फ्रंट रनर्स रहे हैं। इवन लिटरेसी रेट से लेके हेल्थ इंडिकेटर्स तक हर एक इंडेक्सेस में साउथ इंडियन स्टेट्स ने हमेशा इंडिया में लीड किया है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर साउथ इंडियन स्टेट्स ने ऐसा क्या अच्छा किया जो वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स से इतना आगे निकल गए रेस में? क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से रहा या इसमें इतिहास का भी योगदान रहा है? सो लेट्स डिकोड इन दिस वीडियो। हिस्टोरिकल रीजन से देखें तो देखो, साउथ इंडिया के डेवलपमेंट की कहानी इतिहास में ही लिखी जानी शुरू हो गई थी। आओ जरा इसको जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखो, ये नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है, पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और सारे ही नॉर्थ स्टेट्स प्लेन्स का हिस्सा रहे हैं। और आज नॉर्थ इंडिया के ऊपर अफगानिस्तान, टर्की और कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज से इन्वेडर्स आते रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में फ्लैट एंड ओपन प्लेन्स की वजह से उनके लिए यहाँ पे इन्वेड करना और लड़ाई लड़ना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। और यही रीजन है कि इन्वेजन की ज्यादातर बैटल्स जो है वो नॉर्थ इंडिया में लड़ी गई, ना कि साउथ इंडिया में। और वहीं दूसरी तरफ डेक्कन प्लेट्यू का ट्रेन बहुत ही ज्यादा रिजिड था, जहाँ कई सारे घने जंगल भी थे। और ये सारी ज्योग्राफी नेचुरल बैरियर्स का काम करती रही साउथ इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे बैरियर्स के बाद यहाँ पे वॉर लड़ना इन्वेडर्स के लिए काफी मुश्किल था। और इसके अलावा साउथ इंडिया के तीनों साइड समुद्र है, जहाँ से हमला करना कभी भी आसान नहीं हुआ करता था। और इसके लिए चाहिए होती थी बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी। और उस टाइम पे साउथ इंडिया के पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट नेवीज हुआ करती थी, फिर चाहे वो मराठा एम्पायर हो या चोला एम्पायर। और वहीं मोस्टली इन्वेडर्स के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं थी कि वो अटैक कर पाए। इसी के साथ साउथ इंडिया में ऑलरेडी मराठा, चोला, चेरा, पांड्या जैसे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे, जिनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। और अगर वहां पे किसी भी तरह का इन्वेजन होने की कोशिश भी होती थी तो ये सारे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स उससे पहले उसको रोक लेते थे। सेकेंडली, यहाँ पे ओशंस का एक्सेस होने की वजह से यहाँ पे ट्रेड और ट्रेड रूट्स बहुत वेल डेवलप थे। और संगम समय के साथ लोकल के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी फ्लरिश कर रहा था। राइस, कॉटन, स्पाइसेस जैसी कई सारी कमोडिटीज यहाँ से फॉरेन मार्केट्स में भेजा जाता था। एग्जाम्पल के लिए साउथ वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड था मुजेरिस का पोर्ट, जहां रोमन शिप्स आते थे और स्पाइसेस के बदले गोल्ड का ट्रेड करते थे। 10th सेंचुरी के दौरान चोला एम्पायर ने मैरिटाइम ट्रेड और ट्रेड रूट्स को डेवलप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसका यूज करके वो साउथ ईस्ट एशिया तक अपने ट्रेड का कंट्रोल करते थे। पांड्यास भी अपने टेक्सटाइल प्रोडक्शन और पर्ल्स फिशरीज के लिए भी जाने जाते थे। फिर जब यूरोपियन पावर्स ने अपनी इंडिया में एंट्री ली तो उन्होंने भी अपनी मेजर इंडस्ट्रीज साउथ में ही सेटअप करी। वो भी अपने सारे रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स साउथ इंडिया से ही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया करते थे। इन्हीं सारे रीजनों की वजह से साउथ इंडिया जहां थ्राइव करता रहा, वहीं नॉर्थ इंडिया सफर करता रहा। इसके अलावा साउथ इंडिया में लिटरेसी भी नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में बेटर पोजीशन में रही। और एंशिएंट इंडिया में तो चाहे वो फिर नॉर्थ हो या साउथ, हर जगह ही एजुकेशन अच्छी थी। लेकिन कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिशर्स ने मेजरली साउथ इंडिया पे ही फोकस किया था, क्योंकि उनकी 2 मेजर प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, दोनों साउथ इंडिया में ही आते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साउथ में कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को फंड करना शुरू किया और 1901 तक साउथ इंडिया में 5 यूनिवर्सिटीज और 145 कॉलेजेस हो गए थे। और एजुकेशन भी वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से साउथ इंडिया ने अपने डेवलपमेंट की ओर अपने पैर बढ़ाए। साउथ इंडिया की डेवलपमेंट में
आज़ादी के बाद सरकार की एक पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल रहा और वो पॉलिसी थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1947 में आज़ादी के बाद भारत में कई सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश और सेटअप होना शुरू हुई और दो तरह के स्टेट्स इंडस्ट्रीज की फेवरेट चॉइस बनी। पहले वो स्टेट्स जो मिनरल रिसोर्सेज में काफी रिच थे और दूसरे वो स्टेट्स जिनके पास खुद के पोर्ट्स थे। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जहां पे मिनरल्स में रिच थे, वहीं साउथ इंडियन स्टेट्स के पास अपने पोर्ट्स थे, लेकिन इंडस्ट्रीज उन्हें प्रेफर करती थी जिनके पास मिनरल्स थे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जबकि फिनिश गुड को पोर्ट्स तक ले जाना आसान था कंपेयर टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो गवर्नमेंट को लगा ऐसे में तो इंडस्ट्रीज खाली मिनरल रिच स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी और साउथ में बाकी स्टेट्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 1952 में गवर्नमेंट लेके आई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया भारत में किसी भी जगह वो अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकती हैं और सेटअप कर सकती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देंगी। और इस पॉलिसी ने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को बहुत हर्ट किया। कैसे? क्योंकि मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी मिलने के बाद इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इतने रेलेवेंट रहे नहीं और उनका रॉ मटेरियल वाला कंसर्न भी खत्म हो गया। तो वो अब आसानी से साउथ इंडिया में सेटअप कर सकते थे अपनी फैक्ट्रीज और वो फोकस कर सकते थे अपने एक्सपोर्ट्स पर डायरेक्टली थ्रू पोर्ट्स। ऐसे में इंडस्ट्रीज ने उन स्टेट्स को प्रेफरेंस दी जिनके पास अपने पोर्ट्स एंड कोस्ट लाइन थे, ताकि एक्सपोर्ट्स आसानी से हो सके। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। यानी असल में सरकार जो पॉलिसी पूरे देश में इक्वल डेवलपमेंट के लिए लाई थी, उसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड होकर रह गई। हालांकि 40 सालों के बाद गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रिमूव कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैवी इंडस्ट्रीज के अलावा साउथ इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हब बना। 1966 में भाभा कमेटी ने इंडिया की IT इंडस्ट्री का फाउंडेशन रखा और इसकी शुरुआत 1967 में मुंबई से हुई थी। मुंबई में भारत का पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन बना, जहां से 1980s तक भारत का 80% तक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता रहा। और इस इनिशियल स्टेप की वजह से जब टेक बूम आया तो इसका भी फायदा उन स्टेट्स और उन सिटीज को मिला जिनके पास IT इंडस्ट्री का एक्सपोजर पहले से था। एग्जाम्पल के लिए कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें तो नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी एग्रीकल्चर को बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ फर्टाइल लैंड्स है और ग्लेशियर से निकलता हुआ कंटिन्यूअस पानी का फ्लो भी है, जिससे नॉर्थ इंडिया में पानी की कमी नहीं होती और पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी रहती है। इसी कारण यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रही। आज़ादी के बाद जब भारत को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनना था और उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, तो उस समय भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने इन सब की बागडोर संभाली। इस वजह से एग्रीकल्चर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया, जहां आज भी मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड है। लेकिन इसी के साथ यहाँ दूसरे ऐसे सेक्टर्स भी थे जिनका GDP में कंट्रीब्यूशन कोई ज्यादा खास था नहीं, इसलिए जरूरी था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ भी दूसरे सेक्टर्स भी ग्रो करें। लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया की डेवलपमेंट पे ब्रेक लग गया और वो बहुत स्लो हो गई। और साउथ इंडिया की डेवलपमेंट का एक और मेजर रीजन रहा वहां की गवर्नमेंट। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो नेशनल पार्टीज की डोमिनेंस साउथ इंडिया में इतनी कोई खास रही नहीं कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ऊपर से नॉर्थ इंडिया में जहां कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ने अपनी जड़ें जमा कर रखी है, वहीं हम साउथ इंडिया में इतनी देखें तो ये चीज इतनी प्रेवलेंट नहीं है। इसी के साथ रीजनल पार्टीज के लीडर्स ग्रास रूट्स प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते थे। इन सभी रीजंस की वजह से साउथ के पास एक अच्छी गवर्नेंस का तोहफा भी रहा है। इस वीडियो का एम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच डिवाइड क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इंजन्स हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। और एक भी इंजन अगर धीरे हुआ तो इससे ओवरऑल हमारे देश की डेवलपमेंट स्लो होगी। इसीलिए साउथ इंडिया की स्टोरी से सीख लेते हुए नॉर्थ इंडिया को भी तेज डेवलप करके इंडिया की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना चाहिए। और इसमें मेजर रोल गवर्नमेंट ही प्ले करेगी, जिन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और एजुकेशन पे हर एक सेक्टर में बराबर फोकस करना होगा। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ की पॉपुलेशन की उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के लोग रिस्पॉन्सिबली अपने लिए एक अच्छी गवर्नमेंट चूज करें जो उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे, ना कि सिर्फ रिलीजन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे काम करे। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर की सख्त जरूरत है, क्योंकि आज भी नॉर्थ में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कन्वेंशनल सेक्टर में ही ग्रो करना चाहती है। एग्रीकल्चर हो, गवर्नमेंट जॉब हो या कॉर्पोरेट जॉब हो, हर इंसान सिर्फ भेड़ चाल में लगा हुआ है और ये कल्चर बदलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ये सब जिस दिन बदलेगा उस दिन हम एक समृद्ध
और सशक्त भारत को देखेंगे, जिसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों ही बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। आपके हिसाब से साउथ इंडिया की डेवलपमेंट के पीछे और कौन से रीजंस रहे होंगे? आप अपने रीजंस बुलेट पॉइंट्स या एक्सप्लेनेशन के साथ जरूर कमेंट्स में लिखें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।